गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। चलिए, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, स्टडी आपकी अच्छी चल रही है। आज हम एक नए एक्ट से शुरू करेंगे अपनी क्लास, और एक्ट का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ये एक्ट है आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है बच्चों, आज इस नए एक्ट से शुरू करना है हमें। पार्टनरशिप कोई नया नाम आपके लिए नहीं है। 11th में 12th में इनफैक्ट आपके यहाँ पर था, आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स भी किया हुआ है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस आपको समझ में आता है, जहां पर दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या फिर अगर लॉस है तो उसको आपस में एक डिसाइडेड रेशो में, और अगर रेशो डिसाइडेड नहीं है तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा इक्वल रेशो में उसे बांटा जाता है। चलो मैं यहीं से शुरू करता हूं आपसे। बच्चों, आपने जो अकाउंट्स में सीखा कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस है और बाय चांस पार्टनरों का प्रॉफिट रेशो गिवन नहीं है, तो आप रेशो कौन सा लेते थे बताइए। आप रेशो लेते थे वहां पर इक्वल। यानी कि अगर 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, 5 पार्टनर तो 1/5 1/5 1/5। लेकिन कभी आपने सोचा ये ऐसा क्यों होता था? सर आप भी क्या बात कर रहे थे, सर हमारे सर ने बताया था, अकाउंट्स में हमने पढ़ा था, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुए थे। इनफैक्ट हमने तो सर वहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पढ़ा था। अगर कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो आपको किस तरीके से, यानी नए पार्टनर को जो शेयर मिलता है, पुराने पार्टनर सभी या कुछ मिलके उसको सेक्रीफाइस करते हैं। और इसी तरह अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट ले लेता है तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको गेन होता है। सर ये तो सब हमने पढ़ा, इनके तो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। हमें तो ये भी पता है सर, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन नहीं है या फिर डेथ हो जाती है और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टाइम पर पैसा नहीं दिया जाता तो वह इंटरेस्ट पे होता है। इंटरेस्ट रेट का रेट भी पता है सर हमें। तो बिल्कुल सारी बातें आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दो जितनी बातें आपने वहां पर सीखी या कुछ चीजें जो अकाउंट्स में एप्लीकेबल हुई, वो सब इस एक्ट में लिखी हुई है। अपने आप से नहीं हो रहा है बच्चों। पूरे देश में जो पार्टनरशिप बिजनेस कर चलता है, नॉर्मली देखिए बिजनेस फॉर्म 3 फेमस है। पहला इंडिविजुअल, जिसको हम सोल ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी सिंगल ओनर, एक व्यक्ति मालिक है। दूसरा मोड होता है एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप बिजनेस भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास सेगमेंट चलता है कंपनी फॉर्मेट में, तो वहां पर एक आर्टिफिशियल एक क्रिएशन हो जाती है कंपनी, और उसको सारे अधिकार मिल जाते हैं जैसे कि एक आम व्यक्ति के पास होते हैं। तो 3 चीजें मेजरली बिजनेस रन फॉर्म में आती है, जिसमें से पार्टनरशिप काफी चलने वाला मोड है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप से जुड़ी हुई बाकी बातों के लिए बच्चों ये एक्ट कामयाब है। आपके एग्जाम में है, आपके कोर्स में रखा हुआ है, अच्छी कवरेज है यहां से भी एग्जाम में। ठीक है, तो 3 मेजर एक्ट आपके कोर्स में एग्जाम में ज्यादा कवर किए जाते हैं। उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है, उसमें पार्टनरशिप एक्ट भी है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और कंपनीज एक्ट को हम वेटेज बराबर की देते हैं। एक छोटा सा एक्ट और है आपका एलएलपी, कोर्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। यानी टोटल आपके सीए फाउंडेशन में 5 एक्ट है बच्चों। लेकिन जो एलएलपी है वो पार्टनरशिप कंपनी के बाद हार्डली 1 या ज्यादा 2 क्लास का है। तो इसलिए आप मेजरली मान के चलिए कि आपके कोर्स में जो एक्ट है वो 4 एक्ट है, और 4 में से भी एक बड़ा एक्ट जो है वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता है। बाकी सब में कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको आज शुरू से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख भी पा रहे हैं, सबसे पहले आ रहा इंट्रो। तो इंट्रो ऑफ द एक्ट से पहले मैं इस एक्ट में आपको यह भी बता दूं कि ये एक्ट है कितना बड़ा। ये एक्ट अपने आप में 3 यूनिट में डिवाइडेड है, या इसको आप 3 चैप्टर भी कह सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर 1, 2, 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, हालांकि ये इंट्रो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बाकी एक्ट में भी आपको मिलता है कि एक्ट बेसिकली एप्लीकेबल कब से होगा, किस बारे में बात करता है, इसका ओरिजिनल एक्ट अगर कोई और था तो उसके बारे में, तो ये इंट्रो में लिखा हुआ है। और उसके ठीक बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप देखें यूनिट 1 यानी चैप्टर 1। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि ये एक्ट डिवाइडेड है कितनी यूनिट में, 3 यूनिट में डिवाइडेड है बच्चों। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल करें, समझे जरा बात को, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से एक नए पेज से आप लिखना शुरू करिए। आपने कॉपी मेंटेन की हुई है, मैंने आपको बोला हुआ है, आप उस पर लिखिए। जो भी मैं डायग्राम बनवाता हूं या आपको कुछ नोटिंग के पॉइंट बताता हूं, तो नोट कीजिए। बाकी जहां तक एक्ट में कहीं पर अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है,
वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ करके दिखाता ही हूँ। तो बच्चों आइए हम बात करेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से। पहले पार्टनरशिप के बारे में जो जरूरी बातें हैं इस एक्ट को शुरू करते वक्त वो आपको बता देता हूं। तो हमारे पास ये रहा इंट्रो। बच्चों मैंने आपसे कहा कि 3 यूनिट में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन ऑफ द, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द पार्टनरशिप, इसमें इंडियन वर्ड रही है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट जो है ये रहा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये वर्ड जो है ना वहां पर लिखने से रह गया, कोई बात नहीं, फिर आप लिख लेना। इंडियन वर्ड आपको वहां पर ऐड करना है और कुछ नहीं है। तो ये इंडियन वर्ड और लिखने से रह गया, तो ये आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहां पर ऐड हो जाएगा। तो इंडियन वर्ड आप यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंट्रो में मैं जो बताना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में वो ये रहा, ये आप नोट कर लीजिए। 3 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 यानी चैप्टर 1, यूनिट नंबर 2 यानी चैप्टर 2, यूनिट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3। और इनके टाइटल क्या है? टाइटल का मतलब है इस यूनिट के शीर्षक क्या है। देखो इन यूनिट में क्या लिखा हुआ आप नाम से समझ में आएगा, जनरल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप है या नहीं। जो पार्टनरशिप में जिनको हम कहते हैं ये पार्टनर हैं या ये बिजनेस चल रहा है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है, आपके और मेरे कहने से बात नहीं बनी है। जरूरी नहीं है कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो वो पार्टनरशिप ही हो। ये भी मैं आपको बता दूं, वो एक क्लब भी हो सकता है, वो को ओनरशिप भी हो सकती है, वो एक अचीव बिजनेस भी हो सकता है। आपने सुना होगा बहुत सारे जने कहते हैं हमारा खानदानी बिजनेस है, उसी शॉप के ऊपर फादर भी बैठे हुए हैं, दादाजी भी अगर है, पोता भी है, हो सकता है 3-3 पीढ़ी या भाई मिलके आपस में उस बिजनेस को चला रहे हो। तो क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस मान लिया जाए सिर्फ इतना कहने से कि वहां एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, ये सही नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, जितने पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में सब एक ही तरीके के पार्टनर होते हैं। पार्टनर की भी कैटेगरी है, वो भी आप पढ़ोगे इसी यूनिट के अंदर कि पार्टनर एक्टिव होते हैं, पार्टनर स्लीपिंग होते हैं, पार्टनर डोमिनेंट पार्टनर होते हैं, नॉमिनेट आपके पार्टनर जो होते हैं वो सब पार्टनरशिप में सब पार्टनर भी होते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी होते हैं। पार्टनरशिप भी 3-3 तरीके की होती है, वो भी आप इसी यूनिट के अंदर पढ़ोगे। यानी पार्टनरशिप का जो क्रिएशन है, जो फॉर्मेशन है, वो यूनिट 1 में रखा हुआ है। कुछ स्पेशल डेफिनेशन भी हम यहां से पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म जब कोई तैयार करता है, या फर्म का मतलब है, फर्म वर्ड यूज किया जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस को हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस को कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे फर्म। तो मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं, हम पार्टनरशिप में एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों, और वो होगा पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म से बात हो रही है। ये वर्ड यहीं पर भी आपको मिलेगा पूरे एक्ट के अंदर। तो जब कोई पार्टनरशिप बनाने की सोचेगा तो उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट लगना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ कंडीशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होना जरूरी है, तभी इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। और तभी पार्टनरों में अगर कल को फ्यूचर में कोई झगड़े होते हैं या फर्म का किसी थर्ड पार्टी से, अपने कस्टमर से, अपने बोरोवर से, अपने बैंकर से, अपने एम्प्लॉय से कोई झगड़ा हो जाता है, तो इस एक्ट में सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसका। बच्चों जब कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस रन होता है तो उसके ऊपर जितनी भी बातें आपके लिए जरूरी है वो इस एक्ट में शामिल की गई है। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा हमारा बिजनेस इस एक्ट में फॉल करता भी है या नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, आपके मान लीजिए किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, मीन्स हर्ट का मतलब है मान लीजिए उसको कोई क्राइम की बात हो गई, किसी ने उसकी मार पिटाई कर दी है ना, या किसी के घर में चोरी हो गई, तो वो क्या करेगा? वो इंडियन पेनल कोड के तहत अपनी एक जो उसकी परेशानी है, जो उसकी तकलीफ है, जो उसका पीड़ा है, वो जाके लिखवाएगा, थाने में जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा। पुलिस स्टेशन के ऊपर लगता है इंडियन पेनल कोड एक्ट। अब पुलिस स्टेशन जाना, ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन पुलिस स्टेशन जब आप जाएंगे तो कौन से स्टेशन जाना है? तो जहां पर आपका क्राइम हुआ है या जहां आपका घर फॉल करता है, जो आपका जो घर है, आपकी जो दुकान है या जो प्लेस है जहां पर ये इवेंट हुआ है, उसका जो जुरिडिकेशन जिस थाने में आता है वहां जाके आपको रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी भी थाने में चले जाए। तो ये चीजें समझनी जरूरी होती है कि हमारा जो बिजनेस है, जिसको हम लगातार पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहे हैं, कि वो इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के सारे पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है या नहीं, ये यूनिट 1 आपको बताएगी। तो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप आपको मिलेगी, यानी पार्टनरशिप का जो नेचर है, पार्टनरशिप कितने तरीके से बन सकती है, आप कौन सी बनाना चाहते हैं, ये सारी बातें तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन यूनिट 1 में लिखा हुआ है।
दूसरा आता है बच्चों रिलेशन ऑफ पार्टनर। अब रिलेशन पार्टनर क्या क्या मतलब है? पार्टनर जब बिजनेस चलता है, चलो मैं इसको एक और काम और करता हूं जल्दी से, इसे तो कॉपी कर ही लीजिए आप। यूनिट 1 का टाइटल, यूनिट 2 का टाइटल, यूनिट 3 का टाइटल लिखो, पहले लिख लो। अभी सब समझाता हूं आपको, एक डायग्राम और दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जनरल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप ये लिख लीजिए। यूनिट 2 का टाइटल है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। थर्ड एंड लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें रजिस्ट्रेशन भी एक वर्ड आता है, बट क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है इसलिए मैं ये बात करता है डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या फर्म का मतलब बच्चों मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप से। फर्म या पार्टनरशिप एक ही बात है, ठीक है। 3 यूनिट हो गई। अब जल्दी से एक काम करो, ये डायग्राम और बना लो, ठीक है, ये डायग्राम और बना लो बच्चों। मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया। मान लेते हैं कि ईयर 2005 में, मान लेते हैं ईयर 2005 में बच्चों मिस्टर XYZ ने, 3 जने हैं, इन्होंने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो इन्होंने फॉर्म की, फॉर्म का मतलब है तैयार की, एक बनाई, एक क्रिएशन किया, एक पार्टनरशिप बिजनेस का। और किसने किया? वो मिस्टर XYZ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2005 में। कोई भी डेट हो सकती है, मान लेते हैं इन्होंने 1/4/2005 को बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस चलता रहा, एक कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस रन हो रहा है, यानी अगले 10 सालों तक मान लेते हैं ये बिजनेस चलता रहा। अब जैसे पार्टनर आपस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी दिन इनको लगा कि भाई अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, या इनमें झगड़े हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर अब शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया फैमिली के साथ, तो अब वो साथ में बिजनेस करने की हालत में नहीं है। तो माइट बी कि इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व द बिजनेस का मतलब होता है डिसोल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस को एंड कर देंगे। भैया कोई चीज स्टार्ट हुई है तो बंद भी हो सकती है ना, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, बंद होते वक्त भी वो आपस में क्या करेंगे, कुछ उनको जितना हिसाब किताब है, किसी पार्टनर का जो कैपिटल लगा हुआ है या जो प्रॉपर्टी है उनको बेचा जाएगा। पहले आउटसाइडर की पेमेंट होगी, फिर पैसे से पार्टनरों के लोन की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर की जिसकी कम ज्यादा कैपिटल लगी है उनकी पेमेंट होगी। तो एक प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस बंद हो गया। तो मान लेते हैं इन तीनों ने मिलकर कोई दुकान स्टार्ट की है, बिजनेस शुरू किया है। तो शुरुआत की जो बातें हैं 2005 में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा 1/4/2005 को, तो बच्चों इनके ऊपर यूनिट 1 लग जाएगी। तो आज यूनिट 1 लगेगी। आप समझ रहे मेरी बात? हमें यूनिट 1 को कब देखना पड़ेगा? जिस दिन पार्टनरशिप फर्म बनाई। तो पार्टनरशिप फर्म बनाते वक्त आपको इस एक्ट के हिसाब से सारी बातों को फॉलो करना है। और अगर आपने इस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म बनाई है, पार्टनर इस एक्ट के हिसाब से डिसाइड हो गए कि पार्टनर सभी एक्टिव है या स्लीपिंग है, या कौन कौन से पार्टनर एक्टिव, कौन कौन से स्लीपिंग है। सर इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा, आगे चल के फर्क पड़ेगा। तो आपको पार्टनरशिप बनाते वक्त जिस समय पार्टनर आपस में एक पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो रिटन है, लिख के बनाई गई है, यानी पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, या फिर हो सकता है वर्बली ओरली उसको बनाया गया हो, क्योंकि सेक्शन 4 दोनों तरीके से अलाउ करता है। तो जिस दिन पार्टनरशिप बनती है उस दिन यूनिट 1 लग जाती है, आप ये समझो बस। यानी यूनिट 1 के प्रोविजंस पूरे करने जरूरी है अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हैं तब। बहुत अच्छी बात सर। उसके बाद क्या हो बच्चों? बिजनेस चलेगा। अब कोई भी एक्ट इसलिए बनाया जाता है कि लोगों के बीच में फेयर डील हो। एक्ट बनता है सुविधा के लिए। अब सुविधा क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा तो 2 तरीके के झगड़े सामने आते हैं। मैं आपको बता देता हूं झगड़े क्या है। एक होता है पार्टनर वर्सेस पार्टनर। अरे पार्टनर वर्सेस पार्टनर झगड़े होते हैं। एक पार्टनर कह रहा है जी ये आपकी ड्यूटी है, दूसरा कह रहा है आपकी ड्यूटी है। एक ने कहा नहीं हमारा ये रेशियो डिसाइड हुआ था, दूसरा कहता है ये डिसाइड हुआ था, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। पार्टनर में झगड़े हो जाते हैं बच्चों। पार्टनरों में झगड़े हो गए, मान लेते हैं पार्टनर एक्स और वाई में झगड़े हो गए। तो एक्स और वाई में जो झगड़े हो गए ना बच्चों, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में बताएगी यूनिट नंबर 2। साथ ही साथ और ऑब्लिक एंड करके लिख देता हूं। अगर फर्म या फर्म का मतलब सभी पार्टनर की बात हो गई है वर्सेस थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में कौन आता है जल्दी बताओ? देखो XYZ अगर किसी फर्म के पार्टनर है तो XYZ को छोड़ के सारी दुनिया थर्ड पर्सन है। आ रही है मेरी बात समझ में? XYZ को छोड़ के सारी दुनिया थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनके कस्टमर है, चाहे इनके सप्लायर है, इनके एम्प्लॉय है, बैंकर है, या गवर्नमेंट है, या कुछ भी है। अब अगर फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा होगा
तो हमें ये समझना है कि फर्म के यानी पार्टनरों के अधिकार क्या होंगे, या पार्टनर की ड्यूटी क्या है, या थर्ड पार्टी पे वो केस कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, सभी की। पार्टनर को कंसोलिडेटेड हम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्म। तो बच्चों यहां पर पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2 में ये बताया जाएगा, जब बिजनेस चलेगा तो दो ही तो तरीके से तो झगड़ोगे, या तो पार्टनरों के आपस में, या पार्टनर की दुनिया के साथ, या दुनिया वालों की फर्म के ऊपर कोई क्लेम बनेगा। थर्ड पार्टी भी आपको चैलेंज कर सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या है, आपको क्या क्या कौन कौन सा राइट है उसको, उस केस को लड़ने की, किस तरीके से आप लड़ोगे, ये सारी बातें यूनिट 2 में लिखी हुई है। बहुत बढ़िया एक्ट बना है। यानी अगर मैं मान लेता हूं ये बिजनेस 2005 से शुरू होके 2015 में खत्म हो रहा है, और मैं बाई चांस डेट वैसे तो कोई भी हो सकती है, मैंने मान लीजिए इजी पर्पज से 31 मार्च मैंने यहां पर ले ली, 31 मार्च 2015। लेट्स से मैं 31 मार्च 2015 ले ली बच्चों। अब ये जो डेट है, यानी कि जो 10 साल बिजनेस चलेगा तो अगले 10 साल पे यूनिट नंबर 2 लगेगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई है। तो यूनिट 2 का रोल समझ में आ गया आपको, यहां पर लगे यूनिट 2। तो ये बताती है पार्टनर के रिलेशन कैसे हैं आपस में एक दूसरे से और दुनिया से, थर्ड पार्टी से। और बच्चों जिस समय फर्म डिसॉल्व होती है उस समय बहुत झगड़े होते हैं, बहुत तू मैं होती है। कोई पार्टनर कहता है एसी में निकाल के ले जाऊंगा, गुड्स में अपने घर लेके जा रहा हूं, मैं नहीं दूंगा पैसे, मेरे पैसे बनते हैं, तुम्हारे कम बनते हैं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बहुत झगड़े होते हैं इनके बीच में। उन झगड़ों को या सही से फर्म डिसॉल्व का ना लिक्विडेट हो, बिजनेस बंद हो रहा है लेकिन किसी की जान नहीं लेनी एक दूसरे की, तो यहां पर उसके लिए भी कानून में उसका प्रोविजन रखा हुआ है, और तब आपके लिए अप्लाई होगी यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 अप्लाई कब होगी? 31 मार्च 2015 में। यूनिट नंबर 1 कब अप्लाई होगी? 1/4/2005 में। और 10 सालों तक, 10 साल का मतलब है 2005 से लेके 2015 तक बच्चों कौन से यूनिट अप्लाई होगी? यूनिट नंबर 2। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये इस तरीके से इतना बढ़िया डिजाइन में आपका ये पूरा एक्ट रखा हुआ है। 3 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। मैंने आपको पहली ही क्लास में पूरी पिक्चर आपको दिखा दी एक्ट में क्या होने जा रहा है। छोटा एक्ट है, बड़ा एक्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा, बढ़िया समझ में आएगा आपको। और पार्टनरशिप में मैं बहुत एग्जाम्पल लूंगा। ये तो बिजनेस की पार्टनरशिप है, मैं कुछ आपको लाइफ पार्टनरशिप के एग्जाम्पल भी लूंगा। लाइफ पार्टनरशिप का मतलब है, जैसे हस्बैंड वाइफ को कहा जाता है भाई वो पार्टनर ही है ना, वो पार्टनर है, ठीक है भाई, उनकी शादी हो गई, वो पार्टनर है, मिलके घर को चला रहे, घर देख रहे हैं। तो क्या हुआ उसमें भी आपने आप देखे तो कुछ अधिकार वाइफ को होते हैं, कुछ हस्बैंड को होते हैं, कुछ ड्यूटी हस्बैंड की होती है, कुछ वाइफ की होती है, वो मिलके परिवार को आगे लेके जाते हैं। तो एक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जो शादी के दिन से एक तरीके से कहा जाए क्रिएट होता है, और जब तक वो दोनों रहते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है तब तक, ठीक है, या फिर अगर किसी रीजन से झगड़े ज्यादा हो जाए और वो आपस में तलाक लेना चाहता है तब तक, तो वो कहा जाएगा कि वो एक तरीके की पार्टनरशिप ही है, लाइफ पार्टनरशिप है वो। तो लाइफ पार्टनरशिप के एग्जाम्पल में साथ में यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप कंपेरेबिलिटी बना सके और थोड़ा आप प्रैक्टिकल होकर सोच सके। कुछ बिजनेस में जो अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा हुआ वो भी चीजें आएगी, तो सब चीजें आप आराम से कर पाएंगे। आई होप कि आपने डायग्राम यहाँ पर कॉपी कर लिया हो। यूनिट 1, 2, 3 एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको लिंकेज किया है, और ऊपर बच्चों मैंने इनके बारे में लिखा है। ये सिर्फ टाइटल नेम है, आपके पास जो आपको ई नोट्स मिले हैं वहां से भी इनको देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। लिख लीजिए इस तरीके से, रिलेशन ऑफ पार्टनर दो होते हैं, पार्टनर वर्सेस पार्टनर, पार्टनर वर्सेस यानी फर्म वर्सेस थर्ड पार्टी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, ये यूनिट 3 है। तो तीनों का टाइटल मैंने आपको बता दिया है, और तीनों के बारे में ये एग्जाम्पल है। इसको जल्दी से आप नोट करें, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूं, आप कॉपी कर पाएंगे आराम से। बिल्कुल टाइम लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर से नए एक्ट की। तो आप बच्चों इसको ये लो कॉपी करो, ठीक है, इसे कॉपी करो एग्जाम्पल को जल्दी से। हाँ जी, कॉपी कर लीजिए।
मैंने आपको एक लिंकेज दे दिया, लेट से कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ, अच्छा आप कहेंगे सर यूनिट थर्ड लगना जरूरी है क्या? हो सकता है बिजनेस चलता रहे कभी भी ना लगे, लेकिन यूनिट 1 एंड 2 तो लगी जाएगी ना। यूनिट 1 बनते ही लग जाएगी और उसके बाद जैसे ही अगला दिन आएगा यूनिट 2 भी लगेगी बच्चों, ठीक है। बनने के ठीक साथ साथ यूनिट थर्ड हो सकता है अभी किसी बिजनेस में नहीं लग पाई हो, तो नोट कर लीजिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में हमने लिखा है जैसे ईयर 2005 में XYZ ने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, 10 साल सपोज ये बिजनेस चलता है, उसके बाद 2015 में लेट से ये बिजनेस खत्म कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तब क्या होगा ये मैंने आपको दिखा दिया। हो गया कॉपी बच्चों? बस जल्दी से चलो अब यहां लिखो यूनिट 2005 में स्टार्ट, क्लोज और उसके बाद ये 10 ईयर पीरियड। ऐसा एक एग्जाम्पल, जरूर नहीं है 10 साल चले, ये तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको यहां पर ठीक है, और ये भी कॉपी करना चाहे कॉपी कर लो, टाइटल हालांकि सब आपके पास नोटबुक में आपको मिला हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। तो पूरा एक्ट के दर्शन मैंने आपको करवा दिए, दर्शन ही मानो इसको आप, ठीक है। तो एक्ट का मैंने आपको एक आइडिया आपको दे दिया कि इस एक्ट में क्या होने जा रहा है, कैसे कैसे सीखेंगे पढ़ेंगे। चलो जी अब स्टार्ट करें बच्चों, एक्ट के प्रोविजंस पे आ जाए जल्दी से। हाँ जी आ जाइए। चलो देखो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो इंट्रो में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1932 एक्ट अपने आप में बता रहा है कि ये ईयर 1932 है। इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है ये एक्ट एप्लीकेबल कब से है, तो बच्चों विद इफेक्ट फ्रॉम, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल था 1 जुलाई 1930, इसी तरह ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर। ये डेट नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन में ये आपको रिक्वायरमेंट मिल सकती है, खासतौर से अगर बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 1932 से ये एक्ट एप्लीकेबल है। WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि लागू कब से हुआ, तो ये 1 अक्टूबर 1932 से ये कानून लागू है। तो अब देश में कोई भी पार्टनरशिप अगर बिजनेस चलता है तो उसके ऊपर ये एक्ट लग जाता है। पढ़ भी लेते हैं जरा सा इसके बारे में, वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। सिंस द पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं, जैसे मैंने XYZ का भी बात करी थी आपको, तो इनके बीच में ना एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक बच्चों क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम इस तरीके से मिलके एक बिजनेस चलाएंगे, होने वाले रिजल्ट को इस रेशो में या इस तरीके से, और अगर तरीका नहीं है तो फिर एक्ट में भी लिखा हुआ है हम इस बिजनेस को रन करेंगे। तो एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, ओरल हो, कुछ भी हो सकता है ना। उसका एक्सप्रेस इंप्लाइड कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन हम बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म बन नहीं सकती, बिना आपसी सहमति के बन नहीं सकती। मैं बार बार आपको बोल रहा था, अभी भी मैंने बोला था कि लाइव पार्टनरशिप के मैं एग्जाम्पल लेता रहूंगा। तो अभी आप समझिए जैसे हिंदू समाज में क्या होता है, अब शादी की अगर बात करें, जहां से हम कह रहे हैं कि उनकी मैरिज लाइफ स्टार्ट हो गई है, वो लाइफ पार्टनर बन गए आपस में, ठीक है। तो वो स्टार्ट कैसे होती है, वो एक तरीका है हर धर्म के हिसाब से, या कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। तो एक मूवमेंट होता है जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब ये हस्बैंड वाइफ है। और वो कैसे होता है, दोनों म्यूचुअली कंसेंटेड हो, दोनों शादी आपस में करने के लिए तैयार हो, आपस में वो ये चाहते हैं कि हम मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, और उसके लिए वो बाकायदा एक एग्रीमेंट करते हैं। सर एग्रीमेंट करते हैं, हाँ होता है बच्चों। जब फेरे होते हैं ना, पंडित जी जो आपको वहां पर मंत्र पढ़वाते हैं, 7 वचन या 7 फेरे जो आपने सुना होगा, तो वो जो आपसे करवाते हैं वो सारा एग्रीमेंट ही होता है कि वादा करो कि आप जो भी कमा के आएंगे वाइफ को दोगे, वाइफ से वादा लिया जाता है आप इनका परिवार का ध्यान रखोगे, इस तरीके से। ये एक तरीके का म्यूचुअल कंसेंट है। बिल्कुल इसी तरह पार्टनरशिप में भी कंसेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और जहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहां बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप ही अप्लाई हो गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो कॉमन एक्ट है, सब जगह लगता है। इवन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेक्शन 4 में वहां पढ़ा था आपने कि एग्रीमेंट होता, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो गया। इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट में भी, क्योंकि पार्टनर के बीच में समझौता होता है, इसलिए बच्चों यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगेगा। और ओरिजिनली जब 1932 से पहले अगर आप चले जाए तो इसके रेलिवेंट प्रोविजन उसी एक्ट में थे। इसका जन्म भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हुआ है, और जब ये 1932 में एक सेपरेट पार्ट में बनाया गया तो वहां से कुछ रेलिवेंट सेक्शंस कम कर दिए गए। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी बच्चों, पढ़ो देखो क्या लिखा है।
सिंस अ पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर, इट्स फंक्शनिंग, यानी कि इसके जो फंक्शन है पार्टनरशिप बिजनेस के, रेगुलेट होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस पे ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जनरल प्रिंसिपल लगते हैं। और वो जनरल प्रिंसिपल कौन से एक्ट में लिखे हुए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों। एंड सम एडिशनल, अब आ गए एडिशनल लीगल इश्यूज। अब जो ऐसे इश्यूज है जो पार्टनरशिप बिजनेस में ही आते हैं और उसके वो स्पेशल नेचर के है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फंक्शंस को हैंडल करने के लिए एक नया एक्ट बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और फर्स्ट डे ऑफ द अक्टूबर 1932 से ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 केम इनटू द फोर्स बाय रिपीलिंग। रिपीलिंग का मतलब होता है कि कुछ वहां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से वो चैप्टर हटा दिया गया। मैं आपको फिर वापस बोल रहा हूं, ओरिजिनली ये सब चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी, लेकिन इसकी वक्त के साथ साथ इंपॉर्टेंस समझी गई, कुछ नए इश्यूज सामने आए, तो उनको ध्यान में रखने के लिए, उनको रिजोल्व करने के लिए रेलिवेंट पार्ट चैप्टर वहां से हटा दिया गया और नया एक्ट बना दिया। बट अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स भी एप्लीकेबल आज भी होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात यहां पर की जाती है, तो ये एप्लीकेबल है। अच्छा, एक्ट कहां पर अप्लाई होगा? वैसे लिखा है कि पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो अब ये सारे एक्ट एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। फिलहाल ये अभी तक बुक्स में आपकी चेंज नहीं आया, तो अभी हम इसको इसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। आप फिलहाल यहाँ से एक ही क्वेश्चन तैयार हो रहा है, वो ये कि इसकी डेट आपको याद रखनी है 1 अक्टूबर 1932, और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इसमें होता है, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी इसके ऊपर जनरल प्रिंसिपल आज भी इसके ऊपर लगेंगे, वो सेलो गुड एक्ट के ऊपर भी लगते हैं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया जी। चलो जी, अब आ जाते हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, यूनिट 1। और आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज आपको एक ही सेक्शन बताऊंगा, बस आज एक ही सेक्शन बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट की शुरुआत हमें करनी है, बड़े आराम से करनी है, ठीक है। यूनिट 1 का टाइटल मैं आपको बता ही चुका हूं अभी, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप फर्म बनती है, पार्टनरशिप होती कैसे है, सिर्फ कहने से ये मेरा पार्टनर है, पार्टनर नहीं बनेगा। पार्टनरशिप या हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, ये भी चेक करना पड़ेगा यूनिट 1 के पैरामीटर के साथ। तो चलो पहला सवाल यही आता है बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन समझो। और तो इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ना, इसके बाद से जो यहाँ से यहाँ तक, ये जो आगे तक लिखा हुआ है, और आगे बता देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का आपको लिख के आना है। ये बच्चों इसका हो गया आंसर, ये लो क्वेश्चन आंसर हो गया जी आपका। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? अब वो मत बताना जो आपको पता है, घुमा फिरा के कभी ऐसे बताते रहो। बच्चों इस पार्टनरशिप क्या है, ये सेक्शन 4 में डिफाइन है, और इसको डिटेल भी पढ़ेगी हम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप आखिर होती क्या है, यह पार्टनरशिप से मतलब पार्टनरशिप बिजनेस से है, फर्म से है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, वो हमें सेक्शन नंबर 4 बताता है। वो कौन बताता है बच्चों में? वो बताता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 यहां से यहां तक का पार्ट है, बस बच्चों यहां से यहां तक का पार्ट है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, आपको बताऊंगा। ये लो देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, देखो कीवर्ड आप जरा मार्क कीजिए, पार्टनरशिप एक रिलेशन से क्रिएट होती है। पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, भाई रिलेशन है ना आपका, आपके भाई से, फादर से, मदर से, कोई और रिलेटिव से, तो रिलेशन तो बनता है ना। और उनसे क्या रिलेशन वो आप बताते हो कि मेरे बड़े भाई है, मेरे छोटे भाई है, मेरे मामा का बच्चा है, ये मेरे बुआ जी का लड़का है, या कुछ और, इस तरीके से रिलेशन क्रिएट होता है नहीं होता है? होता है बच्चों। पार्टनरशिप एक रिलेशन से आती है, किसके बीच में रिलेशन है? बिटवीन अ पर्सन्स। अब बिटवीन अ पर्सन्स का क्या मतलब है? लिख लो बच्चों, लिख लो, ठीक है। ये पर्सन्स का क्या मतलब है? यहां जहां पर भी पर्सन्स की बात आ रही है बच्चों लिखेंगे, या पर्सन्स में दो तरीके के पर्सन शामिल है। एक नेचुरल पर्सन, यानी कौन कौन से व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। एक दोबारा लिख देता हूं कलर चेंज करके, ठीक है बच्चों। नेचुरल पर्सन इसमें शामिल है। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है आप और हम, यानी कि इंडिविजुअल लोगों की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, ठीक है।
राम श्याम, कोई भी, राजीव गुप्ता, ये सब, ये हम पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम जो भी है, आप मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर हम भी सीए बन के आपके साथ ऑफिस में साथ में काम करेंगे, या हम भी पढ़ाने का काम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आ जाओ, आपका स्वागत है, लेकिन पहले सीए की डिग्री ले लो, जल्दबाजी मत दिखाना। तो नेचुरल पर्सन इसमें शामिल है, कोई भी नेचुरल पर्सन मिलके बिजनेस स्टार्ट, पार्टनरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात जो इसलिए जरूरी है, दूसरी बात इसलिए साथ में लिखवा रहा हूं, नहीं तो नेचुरल पर्सन तो आपको भी समझ में आ रहा, यानी ह्यूमन बीइंग पर्सन तो शामिल है ही। दूसरा यहां पर आता है बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है, जैसे कंपनी, यस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उसी कंपनी की बात कर रहा हूं। कंपनी आपको समझ में आती है, कंपनीज अकाउंट्स भी आपने पढ़े हुए हैं बच्चों। कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनीज एक्ट में, और अब तो 2013 एक्ट चल रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उस दिन से जब से वो इनकॉर्पोरेट होती है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व बन जाता है, और पार्टनरशिप वो भी कर सकती है। यानी दो कंपनी मिलकर पार्टनरशिप बना सकती है, एक इंडिविजुअल एक कंपनी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकती है। आंसर इज यस, आंसर इज यस। ठीक है बच्चों, तो पर्सन में क्या क्या शामिल है ये मैंने आपको बता दिया, और आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्री, जो आपस में एग्री हुए, और ये एग्री का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, कंसेंट है। आपस में किस चीज के लिए तैयार हुए कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को। अच्छा, जहां पर भी प्रॉफिट वर्ड आ रहा है, प्रॉफिट इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है। देखिए बिजनेस रन किया जाता है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। सोच अच्छी होती है, पर हो सकता है बच्चों प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, लॉस, बिल्कुल हो सकता है। तो बिजनेस है ना, लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर साथ में काम करता है। तो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ये एक पॉइंट हो गया है। और बिजनेस चलाएगा कौन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी चलाएंगे या सभी में से कुछ चलाएंगे, लेकिन सबके लिए। अब ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है बच्चों। इस डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक करें ना, ये सिर्फ 2 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। मैं पहले तो 2 लाइन पूरी दोबारा से पढ़ के आपको सुना रहा हूं। सेक्शन 4 खत्म हो गया, सेक्शन 4 खत्म हो गया, इतना ही सेक्शन है, आज इतना ही पढ़ना है, आज इतना ही पढ़ना है। सर अभी तो क्लास बहुत बच रही है, अरे बच रही है बच्चों, लेकिन समझना तो है ना इसको, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब बने रहिए मेरे साथ, जरा पढ़ो, जरा 2 लाइन फिर से पढ़ो बच्चों। देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्संस हु एग्री, जो तैयार हुए, सहमत हुए, किस बात के लिए, यानी कि एक एग्रीमेंट है, एक रिलेशन है कुछ व्यक्तियों के बीच में, जो तैयार हुए हैं कि वो शेयर करेंगे, बांटेंगे। अब शेयरिंग 50-50 भी हो सकती है, 70-30 हो सकती है, 40-60 हो सकती है, 3 है तो कुछ भी और रेशो हो सकता है। ये शेयर लेकिन करना जरूरी है। पार्टनर वही माना जाएगा जिसको शेयरिंग मिलती है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बांटने की बात आपस में डिसाइड हुई है। और बिजनेस चला कौन रहा है, बिजनेस अभी या कोई एनी वन ऑफ देम, उनके बीच में से कोई भी एक या दो, कॉम्बिनेशन फॉर एक्टिंग फॉर ऑल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग फॉर ऑल मींस कोई चाहे एक चलाए, 2 चलाए। मान लीजिए 3 जनों की पार्टनरशिप बिजनेस है XYZ, अभी दुकान पे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कोई डिसीजन ले लेता है, उसका फायदा नुकसान मुझे बताओ, बाकियों को मिलेगा नहीं मिलेगा? आंसर यस। नुकसान हो जाता है तो बाकी जो 2 घर पे बैठे हुए वो देंगे या नहीं देंगे पैसे? आंसर यस। अगर मैं कहता हूं कि 3 में से 2 पार्टनर एक्टिव है और एक पार्टनर स्लीपिंग है, स्लीपिंग वाला नहीं घर पे जाके सो गया, भाई उसने पैसा लगा दिया बिजनेस में। मान लीजिए कोई बिजनेस करना था, फैक्ट्री डालनी थी, 3 दोस्त मिलकर डालना चाहते हैं। अब तीसरा दोस्त पहली कहीं बहुत एंगेज है, या वो नौकरी करता है, कुछ और भी करता है साथ में, उसने कहा भाई मैं पैसा लगा सकता हूं, और हाँ नुकसान फायदे के लिए तुम्हारे साथ हूं मैं, पर चलाओ तुम, मैनेज तुम करो, देख रेख तुम देखो, उसमें क्या खरीदना है, कैसे बनाना है वो तुम देखो। उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर को अलग से सैलरी दे दी जाएगी, सैलरी टू पार्टनर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो ज्यादा वक्त देता है उसको अलग से सैलरी दी जा सकती है। तो अभी क्या हुआ, 3 में से एक पार्टनर घर पे बैठा है, सिर्फ पैसा लगा के बैठा हुआ है, 2 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, सारी चीजें। पर मुझे बताओ जो फायदा होगा वो तीनों को मिलेगा, 2 को मिलेगा? तीनों को। अगर नुकसान होगा तो वो घर पे बैठा हुआ ये तो नहीं बोलेगा जी इन्होंने डीजल लिया मुझे नहीं पता। सर आपकी अथॉरिटी वहां पर है, आप करो या मत करो, वो माना जाता है कैरिंग फॉर ऑल। जब पार्टनरशिप बिजनेस रन होता है तो ये माना ही जाता है कि बिजनेस चल रहा है सभी के लिए।
तो बिजनेस सबके लिए होता है, एक या दो के लिए नहीं होता। जितने पार्टनर है सबके लिए है, सबको उसके रिजल्ट को शेयर करना है, यही पार्टनरशिप बिजनेस है। तो दो लाइन आपको समझ में आ गई। आगे देखो बच्चों के लिखा है, आगे कुछ नहीं, इसी डेफिनेशन से फिर ये बताने जा रहे हैं। इसी डेफिनेशन से 3 पॉइंट बनते हैं। इट देयरफॉर फॉलो दैट, इसलिए हम कह सकते हैं पार्टनरशिप में कंसिस्ट होते हैं 3 असेंशियल एलिमेंट। बच्चों इसमें वर्ड यूज किया गया असेंशियल, असेंशियल का जरूरी, और ये जरूरी का मतलब है ये तीनों पॉइंट एंड से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी बात मिसिंग है तो पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप को चेक करने का या पार्टनरशिप बनाने का मतलब है ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है, तीनों को हम प्लस से जोड़ सकते हैं, ये सब तीनों को पूरा करना जरूरी है, ये असेंशियल एलिमेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर नहीं है वो आपसे व्हाट इज अ पार्टनरशिप पूछे, वो आपसे पूछ सकता है असेंशियल एलिमेंट बताइए। तो बच्चों तीनों है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। इट मस्ट, कंपल्सरी है, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट किस में होगा, कम से कम 2 जने चाहिए ना एग्रीमेंट के लिए, या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में। और पर्सन मैंने आपको समझा दिया, पर्सन कितने हैं, 2 तरीके के पर्सन है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें कौन कौन से मैं फिर लिख देता हूं, नेचुरल पर्सन भी है, और बच्चों कौन से हैं, आर्टिफिशियल भी शामिल है। दूसरा, एग्रीमेंट किस बात का होगा, इसमें भी मस्ट लिखा है, मस्ट करना कंपल्सरी होता है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तीसरे में लिखा है जो बिजनेस होगा मस्ट बी, कौन चलाएगा, सभी, या तो सभी चलाएंगे या एनी ऑफ देम, या कुछ चलाएंगे, 1 2 3 ऐसे कुछ भी चला सकते हैं, फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन वो तब भी सबके लिए माना जाएगा, ये बात लिखी गई है। और इसी बात को बच्चों आगे डिटेल करते हुए 1 2 3 आप देख रहे हैं, ये रहा फर्स्ट के ऊपर पूरा पैरा। कुछ बातों को हम जरा यहाँ ध्यान से बात समझेंगे, ठीक है, कुछ सेकंड पॉइंट पे भी हमें डिस्कशन करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो ये आधार है पूरा एक्ट, अगर आपने इसका थर्ड पॉइंट समझ लिया आधा एक्ट आपका हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। शुरू के 2 में उतनी दिक्कत नहीं है, तीसरा पॉइंट में आपको आगे तक इसकी डिटेल मिलेगी, यूनिट थर्ड यूनिट सेकंड सब पे ये चलेगा। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप देखिएगा मैं कई बार रिपीट करूंगा पूरे एक्ट के अंदर। तो ये 3 इसके मेन पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें सर, इन तीनों को इसी तरह पैराग्राफ फॉर्म में पढ़े क्या, बच्चों पैराग्राफ फॉर्म में भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, इसकी नोटिंग करिए, ठीक है। तो आइए चलिए मेरे साथ, आपने क्या क्या अब तक नोट कर रखा है, आपने इंट्रो में तीनों यूनिट के नाम नोट कर लिए, उनका आपस में रिलेशन मैंने लिंकेज आपको बता दिया, ठीक है। अभी बच्चों एक ये पिक्चर और आ रही है जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये इसी से रिलेटेड पिक्चर आ रही है, ठीक है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप। लेकिन इसमें कितने बादल दिखे, ओहो 3 4 हो गई, तो कोई बात नहीं है, 4 नहीं बच्चों। इसको क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ, मैं बता देता हूं 1 मिनट कैसे करेंगे। पहला था एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है। ये यहाँ पर पिक्चर में नाम लिखा है वो सही है, वो भी आपको लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको समझिए ये एग्रीमेंट है, ठीक है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लॉफुल बिजनेस, ये आपस में क्लब कर दो, ये मिलके आपका हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को जोड़ दो, ये पॉइंट नंबर 2 है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और लॉफुल बिजनेस का ही करना, इलीगल काम मत करना। कभी कानून पता चला कि 2 लोगों ने बम बनाने की फैक्ट्री इलीगल डाल दी, या किसी से मारने पीटने के नाम के पैसे लेने शुरू कर दिए, और बाद में झगड़े हो गए तो पहुंच गए कोर्ट में कि जज साहब जरा देखो कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। जज साहब ने कहा क्या बात है, कहता जी हमने पैसे लेके दोनों ने मिलके किसी को मारने की बात कही थी, अब हमने पैसे ले लिए, ये मेरे साथ चल नहीं रहा उसको पीटने के लिए। तो जज साहब कहेंगे पहले तो तुम दोनों अंदर हो जाओ, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते आप, तो लॉफुल बिजनेस के लिए ही अलाउ है। और तीसरा जो बच्चों यहाँ लिखा ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ये सुना होगा, पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, यानी सभी लायबल होते हैं। मैंने कहा था जो घर में बैठा हुआ पार्टनर है ना, वो भी बराबर का हिस्सेदार है। बराबर का मतलब जो भी जितना उसका रेशियो है, नहीं तो इक्वल है ना, ये भी एक्ट में आप पढ़ोगे। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया बच्चों ये। इस थर्ड को हमने कहा कैरीड बाय ऑल, एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल। मैं इसको एक बड़ा अच्छा नाम देने जा रहा हूं, वो लिख लो आप, ठीक है, वो नाम लिख लो। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनर के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो ये बच्चों ये दोनों तो एक साथ जुड़ गए और ये हो गए, और इन्होंने आपस में क्या करी है, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। इन्होंने आज बिल्कुल टेबल पे यहाँ पे बैठ के इन्होंने एक सामने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, कह रहे जी हमारी पार्टनरशिप बिल्कुल चल रही है, हम पार्टनरशिप बिजनेस रन करने जा रहे हैं, और बिल्कुल मिठाइयां बांट दो सब जगह, पूरे मोहल्ले में, सारे दोस्तों यारों में, आज से बिजनेस स्टार्ट। तो 1/8/2005 की डेट आ गई, आप ऐसा मानो,
ठीक है। और इसको कुछ कॉपी करने का मन हो कर लेना, बाद में पॉज वॉज करके पिक्चर मूवी को, ठीक है। क्लास को कोई ऐसी बात नहीं है, मूवी, हाँ मूवी कह दिया मैंने, मूवी समझो इसे। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म का मैंने आपको रिलेशन बताया, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं बच्चों, आगे आ गया असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये नोट करो, ये नोट करो। अभी मैंने क्या बताया आपको, 3 बताए ना। पहला एग्रीमेंट, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इंक्लूडिंग लॉस भी है यहां पर, और थर्ड जो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, उसको एक शॉर्ट नाम दिया हुआ म्यूचुअल एजेंसी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक चलेगा। तो मैं चाहता हूं जल्दी से पहले 3 बॉक्स बना के असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप जरा इसको नोट कर ले। क्या बच्चों, नोट करो, पहले ऊपर की हेडिंग नोट करो, असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नोट करिए जरा, असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें पहला वर्ड है एग्रीमेंट, दूसरा है शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी। फिर जो यहां लिखा हुआ है ये भी आप नोट कर लीजिए, इसको आप इस तरीके से मार्किंग भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये एग्रीमेंट के लिए है बच्चों, की पॉइंट मैंने कुछ लिखे यहां पर, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस के लिए, और ये म्यूचुअल बिजनेस वर्ड गलत आ रहा है, ये बिजनेस नहीं है, सॉरी, म्यूचुअल एजेंसी लिखो बच्चों, इसे लिखो म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी वर्ड है, एजेंसी, बिजनेस नहीं, म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस तो वो एग्रीमेंट में म्यूचुअली आपस में डिसाइड होगा, वर्ड है म्यूचुअल एजेंसी, वो मैंने ऊपर लिखा भी होगा, आप देखो ये रहा ना म्यूचुअल एजेंसी वर्ड लिखा मैंने, तो म्यूचुअल एजेंसी लिखो इसे सही से, ठीक है। और ये नोट कर लो, करो करो फटाफट, पहले नोट करेंगे फिर समझाऊंगा, आज पहले नोट करेंगे फिर समझाऊंगा। क्या क्या लिखा है मैंने, 3 इसमें आपके मेन पॉइंट में बांट दिया इसको। बिटवीन 2 और मोर पर्सन, आपने देखा भी था, 2 से ज्यादा लोग जरूरी है एग्रीमेंट करने के लिए। मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये हमें अगले पैरा से मिलने वाला था कि पार्टनरशिप में एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकती है, यानी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम बिजनेस करेंगे, मिलके करेंगे, ये सारी बातें बोली जा सकती है या लिखी जा सकती है। देखिए एक्सप्रेस होता है जब शब्दों का इस्तेमाल होता है, और इम्प्लाइड वो होता है जब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बस आपस में बिहेवियर से, कंडक्ट से, इशारे से काम चल जाता है। तीसरा मे बी ओरल इन राइटिंग, जो शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है वो लिख के बोल के भी हो सकता है। फिर यहां पर आ जाए, बिजनेस में इंक्लूड है ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। हम जो कर रहे हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप सीए बन जाएंगे तो आप कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, ट्रेड तो नहीं कर रहे, आप कोई माल खरीद के तो नहीं बेच रहे आप, ठीक है। ऑक्यूपेशन में भी ये बेसिकली प्रोफेशनल डिग्री है, एक प्रोफेशनल बॉडी ने हमें ऑथराइज किया है, तो हम इसको प्रोफेशन में काउंट करते हैं। बिजनेस का मोटिव हमेशा होना चाहिए, शुड बी अ टू अर्न प्रॉफिट, ये अलग से लिखने की जरूरत थी क्या, थी, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप नोट कर लो इसे। इसलिए तीसरे पार्ट में आ जाए, तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, ईच पार्टनर कैरिंग बिजनेस, जो भी पार्टनर बिजनेस चला रहा होगा उसकी ड्यूल कैपेसिटी होती है, इसलिए इसे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन बोलते हैं। ड्यूल कैपेसिटी होती है, प्रिंसिपल भी होता है वो, और एज वेल एज एजेंट भी होता है अदर पार्टनर के बिहाफ पर। इसको एज इट इज नोट कर लो, अभी नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, बस समझाने का काम मेरा, मैं इसके तुरंत बाद आपको समझाना शुरू कर रहा हूं। अब फिर जो एक्ट की लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे, बस खत्म आज की क्लास, मजा आ जाएगा। सेक्शन 4 घर पे भी होमवर्क यही है कि आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, होमवर्क भी पहले दे दिया अभी समझाने से पहले, नोट कर लो। ये लो फुल स्क्रीन कर दो, ये लो भैया फुल स्क्रीन देखो, चलो करो जल्दी से। कॉपी करो जल्दी से बच्चों, और 30 सेकंड आपको दे रहा हूं।
ठीक है जी, कर लिया कॉपी आपने? चलो बहुत बढ़िया बात है। आप समझिएगा बात को। आप देखो फर्स्ट वाला जो है, ये तीनों अपने आप में ऑर्डर मान लीजिए। पहले वाला सबसे इजी है, दूसरे वाला थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा, तीसरा सबसे आपको टाइम लगा के सीखना चाहिए। क्या लिखा है? पार्टनरशिप में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, एग्रीमेंट होना जरूरी है, यानी कि दो जने जब तक आपस में या दो से ज्यादा लोग आपस में सहमत नहीं होंगे, पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। आप किसी को फोर्सफुली पार्टनर बना नहीं सकते। सर इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ, मैं कंपेयर करना चाहता हूं फैमिली बिजनेस के साथ। फैमिली बिजनेस का जहां पर कोई आपस में कोई म्यूचुअल डिसाइडेड नहीं है, वहां पर एचयूएफ क्रिएट हुई है। एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत सारे बिजनेस एचयूएफ फॉर्मेट में चलते हैं, जिसको हम फैमिली बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, यानी पारिवारिक उनका काम है, परिवार के जो भी लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं। कल को कोई नया सदस्य आ गया, मान लीजिए एक किसी का बच्चा पैदा होगा, तो कल को वो बड़ा होगा, वो भी उसी बिजनेस में आ जाएगा। उसका भाई जब थोड़ा और बड़ा होकर पढ़ाई पूरी करके आएगा, वो भी उसी बिजनेस में जुड़ जाएगा। तो सब मिलके बिजनेस चला रहे हैं। बहुत वो हो सकता है साथ में ही रहते हो, ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते हो, तो इसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कंसेप्ट है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में और पार्टनरशिप फर्म में मेजरली एक ही बात का फर्क है, वो है एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट बनता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक शर्तें भी जरूरी है। बेसिक शर्तें का मतलब है, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं वो एग्रीमेंट तभी कर सकते हैं, या कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है जब उसकी एज 18 साल या 18 से ज्यादा हो। यानी पार्टनर बनने के लिए 18 साल की एज होना जरूरी है। हालांकि आगे चल के एक सेक्शन 30 आएगा जो माइनर को टू द एक्सटेंट अलाउ करता है, वो मैं आपको एक्सेप्शनल है बाद में बताऊंगा। फिलहाल सेक्शन 4 ये कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनेगी, और एग्रीमेंट होता है उन लोगों के बीच में जिनकी एज 18 से ज्यादा है, जो स्वस्थ है दिमागी तौर पे, यानी कि वो अनसाउंड माइंड नहीं है, उनको किसी तरीके से कानून ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ, तो वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर बात करें, इसका कंपैरिजन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है वो चॉइस से नहीं करता, वो जन्म से करता है। जब कोई पैदा हो जाता है फैमिली के अंदर, उनका कोई फैमिली बिजनेस कर चल रहा है, तो मान के चलिए पैदा होते ही वो भी उसका अधिकार वहां पर साबित हो गया है। और जब वो वर्किंग कंडीशन में बन आएगा या वो उस एज में आएगा, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा पूरे तरीके से। और अगर वो नहीं भी, मान लीजिए वो उसकी एज कम है, माइनर है, और बिजनेस किसी रीजन से बंद हो जाता है, तो भी उसको शेयर मिलता है। भाई जो जिस परिवार में पैदा हुआ है, उस परिवार का अगर को प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, आपके मान लीजिए दादाजी है, उनकी प्रॉपर्टी है, फादर भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, अब दादाजी चले गए दुनिया से, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो आपके फादर में, उनके भाइयों में, और उन फादर से जो आएगा शेयर उसमें आपको, आपके भाई के साथ सबको मिलेगा। और ये अधिकार है। और ये अधिकार कैसे मिला? जन्म से मिला। तो ये कानून ने दिया, इसमें कोई आपकी चॉइस नहीं पूछी गई, वो आपका राइट क्रिएट हो गया फ्रॉम योर बर्थ। तो लेकिन वो एचयूएफ में क्रिएट हो जाता है, पार्टनरशिप में ऐसे क्रिएशन नहीं होता है। पार्टनरशिप बनती है समझौते से, एग्रीमेंट से, अनुबंध से, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन से, और उसको बनाया जाता है, म्यूचुअल कंसेंटेड किया जाता है, एक दूसरे की सहमति ली जाती है, तभी पार्टनरशिप क्रिएट होती है। फोर्सफुली पार्टनर किसी को नहीं बनाया जा सकता, या उसको जन्म से कोई अधिकार नहीं मिल सकता, ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप क्या है बच्चों? पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एग्रीमेंट होगा दो या दो से ज्यादा ही लोगों के बीच में। पर्सन क्या मैंने समझा दिया, ये में लिखा है। एक्सप्रेस यानी शब्दों का इस्तेमाल, वर्ड्स का यूज हो सकता है और नहीं भी। और जो शब्दों का इस्तेमाल है वो बोल के या लिख के भी हो सकता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। अगर लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये डीड आपकी बन जाती है। तो यहां पर एग्रीमेंट बन गया। पहले एक ही पॉइंट को कवर कर लेते हैं, एक ही पॉइंट को कवर कर लो बच्चों, फिर आपको 2 पॉइंट और समझ में आएंगे। एग्रीमेंट क्या लिखा है एग्रीमेंट में? इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन, ऊपर हमने पढ़ा था। पार्टनरशिप एक रिजल्ट है किस चीज का? एग्रीमेंट का, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। इट कैन अराइज ओनली फ्रॉम ओनली वर्ड लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड नॉट फ्रॉम द लीगल बाउंडेशन। कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि जिसके साथ पार्टनरशिप करनी है आपको। वाया पार्टनरशिप इज डिस्टिंग्विश्ड, तभी पार्टनरशिप को अलग समझा जाता है, किया जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, एचयूएफ में नहीं होता है। तभी पार्टनरशिप को डिस्टिंग्विजेबल का मतलब होता है अलग रखा जाता है। एचयूएफ कैरिंग, अगर कोई एचयूएफ कैरी कर रही है, कोई फैमिली बिजनेस चला रही है उससे,
तो ये पार्टनरशिप में ये जो एग्रीमेंट है ना, बेसिकली ये हमें आगे चल के एक डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ। तो पार्टनरशिप और एचयूएफ का जो मुख्य डिफरेंस होता है वो एग्रीमेंट ही होता है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूरी है, एचयूएफ में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब आगे वही सब आते हैं। एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, जो कि उनके कंडक्ट डन बाय द पार्टनर से, बिहेवियर से पता चलेगा, फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड से पता चलेगा, शोइंग द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा। ये सब इंप्लाइड की बात चल रही है। और इट में भी ये ओरली भी हो सकता है और इन राइटिंग भी पॉसिबल है। तो ये एक्सप्रेस, इंप्लाइड, ओरल, राइटिंग, दो से ज्यादा लोग, लेकिन जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना। जबकि एचयूएफ में ऐसा नहीं होता, वहां लीगल बाउंडेशन होती है। जो जिस फैमिली में पैदा हुआ है वो उसका पार्टनर, उसका फैमिली मेंबर या उस बिजनेस का पार्ट मान लिया जाता है। आगे बात समझ में? बढ़िया जी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात आते हैं। देखिए, बिजनेस को इन्होंने थोड़ा डिटेल किया। यहां दो बातें आपको समझनी जरूरी है। वो समझनी क्या जरूरी है? मान लीजिए पार्टनर है ए बी सी। मैं कहता हूं अगर 98% इसको मिलता है प्रॉफिट शेयर, 1% इसको मिलता है, 1% इसको मिलता है, तो इट इज राइट। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसा हो सकता है? आंसर यस। ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वल के पार्टनर हो, आंसर इज यस। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ए और बी आपस में 50-50 रखेंगे और सी को नाम के लिए तो पार्टनर बोल रहा है दे कुछ नहीं रहे? क्या ये पॉसिबल? आंसर इज नो। यानी शेयरिंग होना जरूरी है। और शेयरिंग अभी हम आगे चल के यूनिट 2 में पढ़ेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या तो गिवन होगा, गिवन का मतलब है इनके बीच में डिसाइडेड होगा, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो फिर रेशो चलता है बच्चों इक्वल। ये लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, ये मैं बताऊंगा कहां पर लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसको डिवाइड करेंगे? ये प्रॉफिट भी बांटेंगे और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बांटेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस? बच्चों लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रॉफिट के साथ साथ लॉस, आपको रियल बताऊं तो लॉस चेक करो कि लॉस कोई अगर बांट रहा है तो वो पार्टनर ही समझो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं। कई बार क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है, मान लेते हैं पी और क्यू पार्टनर है, ठीक है, और ये पार्टनर है सपोज 50-50% के, दो जने हैं पार्टनर है 50-50% के। लेकिन आर को इन्होंने अपने यहां पर मैनेजर अपॉइंट कर लिया। ये इनका स्टाफ है, मैनेजर का मतलब ये इनका स्टाफ है, ठीक है। और इसको इन्होंने बोला कि हम आपको 10% ऑफ प्रॉफिट एज एन सैलरी कह लीजिए, कमीशन कह लीजिए, वो आपको देंगे। ये फिक्स नहीं है इनकी सैलरी, ये प्रॉफिट पर बेस है। क्या ऐसे किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखा जा सकता है कि हम आपको प्रॉफिट में से 10% देंगे? आंसर इज यस। अगर ऐसा हुआ तो जरा चेक करो, देखो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों क्या होगा? ऐसे में अगर मैं मान लेता हूं, एज्यूम करते हैं कि इन्होंने 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया, तो बच्चों 10% मिल जाएगा किसको? आर को, यानी 10,000 रुपए। और जो 90,000 बचेगा वो जाएगा पार्टनर पी और क्यू में, और ये इनका रेशियो है आपका 50-50%, यानी इनको मिलेगा 45,000 रुपीज ईच। अगर इसको ओरिजिनली देखो तो प्रॉफिट तीनों को मिल गया, 45, 45 और 10। यानी कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं आर को भी मिल रहा है प्रॉफिट में हिस्सेदारी। सर फिलहाल एग्जाम्पल में दिखाई दे रही है, लेकिन ये पार्टनर नहीं है, तब भी जबकि इसको शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में से। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव प्रॉफिट में से लेगा। कल को अगर ये लॉस हो जाता, कल को अगर ये बच्चों लॉस हो जाए, मान लेते हैं कल को ये प्रॉफिट की जगह लेट से लॉस हो जाए, यानी कि माइनस की फिगर हो जाए, तो क्या होगा? आर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इतना होगा, आर को कमीशन भी नहीं मिलेगा। और ये पूरे 1 लाख रुपीस का जो लॉस है, ये लॉस कौन कौन कवर करेगा? लॉस करेगा पी और क्यू, दोनों 50-50 लॉस कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन गलत है। इसको हम पार्टनरशिप एंगल से चेक नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है सभी को हिस्सेदारी मिले और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी वो पार्टिसिपेट करे। तो पहला पॉइंट तो लॉस है। पहला पॉइंट तो आप ये समझिए, यहां पर जब मैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट का मतलब है इंक्लूडिंग लॉस। दूसरा एग्जांपल, बिजनेस
मोटिव शुड बी अर्न प्रॉफिट। ये डिफरेंशिएट करता है क्लब के साथ। मैं आपको समझाना चाहता हूं, बिजनेस रन होना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, वो समझिए क्या है। हाँ, आप मुझे बताइए भी कि बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं, यहां मेरे पास स्पेस दिख रहा है, यहां लिख लेता हूं। मान लेते हैं बच्चों, राम और श्याम दोनों ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और 20 लाख रुपीस का एक इन्होंने फ्लैट परचेज कर लिया। सपोज इन्होंने कहीं पर फ्लैट खरीद लिया 20 लाख रुपए का, मिल जाएगा 20 लाख रुपए का। ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट छोटे मोटे 2 BHK आपको मिल जाएंगे। 20 लाख रुपए का एक फ्लैट ले लिया और उस फ्लैट को रेंट पे दे दिया, जिसमें इनको 15,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा रेंट। अब पर्पज ये है कि आज इन्होंने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया 2010 में, अब पर्पज है कि 10 एक साल रखेंगे, 2020 में अच्छे पैसे मिलेंगे और इसको सेल कर देंगे। हो सकता है इनका मानना है जब तक 50 लाख रुपए की वैल्यू हो जाए। अब ये जो हर महीने जो प्रॉफिट ये 15,000 रुपए आ रहे हैं, ये 15,000 रुपए ये दोनों इक्वल, यानी कि 7,500 रुपए, 7,500 रुपए ये दोनों अपने पास रख रहे हैं। ये राम को मिल रहा है, ये शाम को मिल रहा है। मैं सर पूछना चाहता हूं, ये पार्टनरशिप है नहीं। दोनों के पास एक साथ 20 लाख रुपए एक के पास नहीं थे, दोनों दोस्त है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दोनों ने मिलके एक कॉमन फ्लैट खरीद लिया, जॉइंट नेम में खरीद लिया और उसको किराए पर चढ़ा दिया। वहां से 15,000 रुपए पर मंथ की आमदनी चालू हो गई, इनकम चालू हो गई, जिसको ये आपस के रेशो में इक्वल रेशो में बांट भी रहे, 7,500 रुपए। तो क्या ये पार्टनरशिप हो गई? अरे प्रॉफिट भी आ रहा है, बांट भी रहे, और क्या चाहिए आपको? सर इसमें एक दिक्कत है, ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये इन्वेस्टमेंट है और विदाउट एनी रिस्क है। या रिस्क है आप कहेंगे कल को वैल्यू कम हो जाए, सर रेंट कुछ आएगा या खाली पड़ा रहेगा फ्लैट? जाएगा कुछ नहीं। और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ही आती है, चाहे कम या ज्यादा है, तो लॉस की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई एक्टिविटी ये नहीं कर रहे इनकम जनरेट करने के लिए। तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये इन्वेस्टमेंट है। दे आर कॉल्ड एज अ को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। और बढ़िया तरीका बता रहा हूं, मान लीजिए बैंक ने एक स्कीम निकाली, 10,000 रुपए से ऊपर एफडी बनाने पर ब्याज ज्यादा होगा। अब 10,000 रुपए आपके पास है नहीं, आप पे 5,000 रुपए है, आपका एक दोस्त है उस पर 5,000 रुपए, दोनों ने मिलकर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मिलकर कॉमन एफडी बनवा दी, एक नाम से बनवा दी लेट से, और उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को आपस में बांट रहा है। बताइए एफडी बनवाना बिजनेस है क्या? उसकी इंटरेस्ट जो आ रहा है वो बिजनेस है क्या? वो बिजनेस नहीं है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। बच्चों बिजनेस होना जरूरी है, और बिजनेस का जब प्रॉफिट मोटिव हो, ठीक है, और प्रॉफिट का वहां पर रिस्क है, लॉस भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, बिजनेस इंक्लूड स्टेट प्रोफेशंस होगा। दूसरा, बिजनेस का जो मोटिव है प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। तभी जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट मान लीजिए किया दो जनों ने मिलके, तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये प्योरली को ओनरशिप का केस है। एक बार देख भी लेते हैं जो लिखा हुआ है सेक्शन 4 की डिटेल में, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड भी दिखा देता हूं। ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 2 की डिटेल, देखो बच्चों, ठीक है, ये रहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। देयर मस्ट कंपलसरी है कि बिजनेस हो, और बिजनेस में क्या शामिल है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, जो भी हम बात करते हैं वो सब इसमें शामिल है। मोटिव जो होता है वो बिजनेस का हमेशा वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, और उसी प्रॉफिट को शेयर करने की बात होनी चाहिए। देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। वही एग्जाम्पल आ रहा है, वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरिंग और बिजनेस, जैसे क्लब सोसाइटी के केस में होता है। बहुत सारी जगह पर एक्टिविटी होती है, आपने देखा होगा लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ये क्या करते हैं, ये दिवाली फेयर लगाते हैं कहीं पर, तो वहां क्या करते हैं, शॉप्स दे देते हैं, ये एरिया है ना किराए के लिए, स्टॉल लगाने के लिए, और एंट्री टिकट लगा देते हैं। कुछ वहां पर एक्टिविटीज मैनेज कर देते हैं,
और उससे कुछ प्रॉफिट भी वो कमा लेते हैं, लेकिन वो वापस जो क्लब का जो बेसिक रिक्रिएशन पर्पस है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, वो प्रॉफिट मोटिव के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो वो इस तरीके की जॉइंट एक्टिविटी भी पार्टनरशिप नहीं होगी, जैसे क्लब या मैंने आपको कहा को ओनरशिप का केस। तो ये बता रहे कोई पार्टनरशिप नहीं होगी अगर वहां इंटेंशन टू कैरिंग बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोनर है, शेयर अमंग देमसेल्फ द रेंट ड्राइव जो कि मिल रहा है उनको फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, जैसे मैंने फ्लैट का एग्जांपल या ऐसी कोई जमीन हो सकती है, आर नॉट एन असेंशियल एलिमेंट। तो यहां पर असेंशियल एलिमेंट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं आखिरी की तरफ, लास्ट है बच्चों हमारे पास, वो है आपका बिजनेस चलना चाहिए, चलाया जाता है सभी के लिए, सभी के द्वारा, या एक या दो रिमेनिंग पार्टनर, मतलब पार्टनर में से कुछ पार्टनर मिलके, लेकिन स्टिल सभी के लिए। मैं आपको एक इतनी बढ़िया टेबल देने जा रहा हूं जो आपको आगे तक मदद करेगी। बच्चों ये जो यहां पर लिखा है ना म्यूचुअल एजेंसी, क्या वर्ड यूज किया था हमने? म्यूचुअल एजेंसी। मुझे यही वर्ड आपको समझाना, बस एजेंसी क्या होता है, फिर म्यूचुअल वर्ड का मतलब समझाऊंगा। देखो एजेंसी में क्या होता है बच्चों, अगर मेरे पास कहीं पर स्पेस मिल जाए, ये रहा, चलो देखो यहां से मैं आपको समझाता हूं। एजेंसी क्या होता है बच्चों, एक एजेंसी प्रिंसिपल होता है। अभी म्यूचुअल वर्ड को हटा देते हैं। एजेंसी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है एक्स और वाई, तो नॉर्मल एजेंसी के अंदर तो क्या होता है बच्चों, एक्स मान लेते हैं, एक्स जो है वो प्रिंसिपल है और वाई जो है वो एजेंट ऑफ एक्स है, एजेंट ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि वाई जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ एक्स काम कर रहा है। तो अगर कल को वाई किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है और वो ये बता के करता है कि वो एजेंट है एक्स का, यानी वो अपनी लिए नहीं आया, वो एक्स के बिहाफ पे बात कर रहा है, तो मुझे बताइए अगर कल को अरेंजमेंट इन दो के बीच में हुआ लेकिन वाई ने अपनी अथॉरिटी बता दी कि मैं एजेंट हूं, एक तरीके से ऑन बिहाफ ऑफ एक्स काम कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है जरूरी नहीं है आप अपना काम खुद करें, आप अपने बिहाफ पर किसी को ऑथराइज कर सकते हैं और वो अगर काम कर रहा है आपके बिहाफ पर, ये बताते हुए कर रहा है कि वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो फिर ये माना जाएगा कि काम जैसे आपने ही किया हो। इसको बोलते हैं एजेंसी रिलेशन। तो अगर मैं कहता हूं वाई ने कोई एग्रीमेंट किया थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी में मान लेते हैं मिस्टर ए है, तो ये एग्रीमेंट किसके बीच में माना जाएगा, वाई और ए के बीच में तो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये एजेंट ऑफ एक्स की तरह है, तो ये माना जाएगा जैसे कि ये एग्रीमेंट हुआ था एक्स और ए के बीच में। तो यहां पर काम वाई ने किया है, लेकिन इसका इफेक्ट किसको मिलता है, प्रिंसिपल को मिलता है, तो वो खुद मालिक को मिलता है। और अगर एक्स खुद इन्वॉल्व है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ही, और अगर वाई भी जा रहा है तो वाई रिस्पॉन्सिबल बना रहा है किसको, एक्स को, तो इनके बीच में एक एजेंसी रिलेशन है। तो वाई अगर एजेंट है एक्स का, तो वाई के कामों के लिए एक्स लायबल होगा, यानी एक्स दो तरीके से लायबल हो गया, खुद करेगा तो लायबल होगा, और अगर वाई उसके बिहाफ पर करेगा तो लायबल होगा। अभी मैंने आपको एजेंसी वर्ड समझाया है, लेकिन मुझे आपको क्या समझाना है, मुझे वर्ड समझाना बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। मुझे क्या वर्ड समझाना है, म्यूचुअल एजेंसी। तो नोट कर लो, इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट कर लो। हमें समझना है म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी देखो कितना बढ़िया वर्ड है, ठीक है। मान लेते हैं तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। अगर ए ने कोई काम किया तो बताइए उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा। बिजनेस को फिलहाल ए मैनेज कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर डे पर ए ने कोई प्रोडक्ट बेचा या खरीदा, या कोई कमिटमेंट किया, उधार माल बेचा, उधार माल खरीदा, मुझे बताइए ए के इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तीनों पार्टनर है, मैं बोल रहा हूं ये तीनों पार्टनर है। अगर ये तीनों पार्टनर होगा ना तो पता क्या होगा इसमें, इसमें होगा ये कि जब ए काम करेगा तो खुद तो काम कर रहा है इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ ही साथ यहां पर बी भी लायबल होगा और सी भी लायबल होगा। बात समझिए, अगर ए ने कोई काम किया और कल को इसमें नुकसान हो गया तो बी और सी ये नहीं बोल सकते कि भाई आपने किया है तो अब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ए ने फर्म के बिहाफ पर काम किया। म्यूचुअल एजेंसी में बोल रहा हूं ए एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म है। मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल देता हूं, ए का जो एक्ट है वो ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ए ने जो काम किया वो फर्म के बिहाफ पर किया है। अगर इसने फर्म के बिहाफ पर एज एन पार्टनर कोई काम किया और ये तीनों पार्टनर है तो ए के काम के लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा और सी भी होगा। इसी तरह दूसरा देखो, अगर ए बी सी इसी में
मान लेते हैं बी ने कोई काम किया होता, तो बच्चों बी के कामों के लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल होता और सी भी। इसी तरह तीसरा केस समझ लो, अगर मान लेते हैं किसी दिन दुकान पे सी बैठा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। अब इसको म्यूचुअल एजेंसी क्यों बोलते हैं? अब देखो, जब पहले वाले केस में, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीन पार्टनर का केस है, इसलिए तीन सिचुएशन बन गई। ए रेस्पॉन्सिबल बी सी को कर रहा है, बी रेस्पॉन्सिबल ए और सी को कर रहा है, और सी रेस्पॉन्सिबल ए और बी को भी कर रहा है। इसका मतलब क्या, ए पहले वाले केस में एज एन प्रिंसिपल है, पर वो बी और सी को भी रेस्पॉन्सिबल बना पा रहा है नहीं, क्योंकि बी और सी का एजेंट है। दूसरे केस में बी खुद काम कर रहा था, बी प्रिंसिपल हो गया, और ए और सी क्या हो गए, उसके एजेंट हो गए। तो कहीं पर देखो, पहले वाले में ए बी का एजेंट है, पर दूसरे वाले में बी ए का एजेंट है, तीसरे वाले में सी इनका एजेंट है। इसका मतलब ये एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और ये प्रिंसिपल कैपेसिटी में भी काम करते हैं। इसका मतलब जो फर्म के पार्टनर होते हैं उनकी डबल कैपेसिटी होती है, वो खुद के लिए भी काम करते हैं, खुद को भी रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, जो भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वहां तक उसको फायदा या नुकसान मिलता है, लेकिन वो जब काम करता है तो वो अकेले के लिए नहीं करता है, वो पार्टनर कैपेसिटी में जब भी काम करेगा फर्म के लिए काम करेगा। इसका मतलब माना जाएगा जैसे तीनों मौजूद थे। इसका ना, अगर बाकी बी और सी उस समय नहीं भी अवेलेबल है तो भी बच्चों वो म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल बन गए, क्योंकि यहां माना जा रहा है ए खुद के लिए भी काम कर रहा है, प्रिंसिपल कैपेसिटी में भी है, और वो बी और सी का एजेंट भी है। और इसी तरह दूसरे में बाकी पार्टनर, तीसरे में अदर पार्टनर। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के एजेंट है ये। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है, नॉर्मल एजेंसी में तो क्या होता है, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, लेकिन यहां पर आप देखोगे अभी ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ठीक है, मतलब ए इज एजेंट ऑफ बी और सी हो गया, राइट। और यहां पर बी एजेंट बन रहा है किसका, ए और सी का, यहां सी एजेंट बन गया किसका, ए और बी का। तो बच्चों यहां पर एजेंसी रिलेशनशिप में म्यूचुअल एजेंसी यहां पर हमें वर्ड पढ़ना है, ना कि सिंपली एजेंसी। तो पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट लगता है, हर पार्टनर बाकी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल करवा पाता है। ये आपको पॉइंट समझना है, और इस डायग्राम से आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ए बी और सी को, बी ए और सी को, और सी और ए बी को रिस्पॉन्सिबल करेगा, और खुद तो होगा ही होगा, क्योंकि खुद डायरेक्टली काम कर रहा है और खुद पार्टनर, तो खुद तो रिस्पॉन्सिबल है ही, बाकियों को भी वो रिस्पॉन्सिबल करेगा। बस अभी आप इसे, ये देखो, ये लिखा हुआ बच्चों, हर पार्टनर की पोजीशन क्या, ईच पार्टनर जो बिजनेस कैरी करता है वो कंसिडर होगा, माना जाएगा कि वो खुद के लिए भी काम कर रहा है प्रिंसिपल कैपेसिटी में, एज वेल एज वो एजेंट की तरह काम कर रहा है फॉर ऑल अदर पार्टनर। जैसे मेरे फर्स्ट के केस में क्या हुआ, फर्स्ट के केस में क्या हुआ, एक खुद के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है, खुद के लिए काम कर रहा है, ये प्रिंसिपल है खुद यहां पर, और वो एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर भी, यानी कि एजेंट है वो बी का एंड सी का। तो मेरे पहले वाले केस में ए खुद के लिए भी काम कर रहा है और बी और सी के एजेंट के रूप में भी वो काम कर रहा है। और जब कोई किसी एजेंट के रूप में काम करता है तो जिसका वो एजेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। बस आज के लिए इतना ही होमवर्क भी आपका रहेगा। सुनो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ऑल यानी सभी, एनी ऑफ देम या कुछ उनमें से, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग का मतलब वर्किंग से, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है बच्चों काम चाहे एक करे, दो करे या कुछ करे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में माना जाता है जैसे सबने काम किया। एक्टिंग का मतलब यहां पर वर्किंग से है, वर्किंग फॉर ऑल। एन एक्ट ऑफ द वन पार्टनर, एक्ट का मतलब वर्किंग से है बच्चों, फिर से आपको बता रहा हूं, एक्ट का मतलब वर्किंग से है। एक्ट ऑफ द वन पार्टनर, जैसे मिस्टर ए ने कोई काम किया इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, इज इन फैक्ट ऑल एक्ट ऑफ द ऑल द पार्टनर, माना जाएगा जैसे तीनों ने वो काम किया था। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, जो भी बिजनेस चाहता है वो प्रिंसिपल कैपेसिटी में भी काम करता है, एजेंट ऑफ अदर पार्टनर की तरह भी काम करता है। देयरफॉर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी। आ गया ना वर्ड म्यूचुअल एजेंसी, रेदर देन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हमें सच देखना हो तो ये ऊपर वाले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या एक व्यक्ति दूसरे को और दूसरा वाला पहले को रिस्पॉन्सिबल बना पा रहा है। अगर ए बी को और बी ए को रिस्पॉन्सिबल बना पा रहा है तो ये एक दूसरे का अगर एजेंट है तो यहां पर इनके बीच में पार्टनरशिप चल रही है। इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों आज मैं आपको यहीं पर ओवर करूंगा। एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं क्या हमने सीखा। हमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट के बारे में 3 यूनिट में डिवाइडेड है। पहली यूनिट जब पार्टनरशिप फर्म बनती है, दूसरी यूनिट जब वो चलती है, तीसरी जब वो बंद होती है।
पहली यूनिट में अभी हमने स्टार्ट किया सेक्शन 4, व्हाट इज अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। दूसरा, यहां पर शेयरिंग ऑफ बिजनेस होगा, प्रॉफिट जो भी बिजनेस से है, यानी बिजनेस नेचर होना जरूरी है, रिस्पेक्टर होगा। तीसरा हमारे पास है कि सभी पार्टनर ड्यूल कैपेसिटी में होते हैं, वो खुद के लिए भी काम करते हैं और जो काम पे नहीं भी है उनको भी बराबर का रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। इसके साथ साथ आज आप क्लास यहीं रखेंगे, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, फिर भी कोई दिक्कत डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम अगली क्लास में आगे की बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।